नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, इंडियन लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ कानून की मोटी किताबों में कैद सूखे नियम नहीं हैं। ये दरअसल हमारे और आपके वर्क प्लेस पर इंसाफ और बराबरी तय करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा जिंदा खाका जो इंसानी गरिमा को बचाता है। इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर एक आम वर्कर को शोषण से बचाने के लिए हमारा लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं ना, इसको आज के हमारे सफर का रोड मैप समझ लीजिए। इसमें पूछे गए सवाल कोई आम एकेडमिक थ्योरी नहीं है। ये सीधे तौर पर उन बुनियादी अधिकारों और रूल से जुड़े हैं जिन पर किसी भी वर्कर की पूरी जिंदगी, उसकी रोजी रोटी टिकी होती है। हम इन्हीं हाई स्टेक सवालों के जरिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर को एक एक करके डिकोड करेंगे और इसके पीछे की असली कहानी समझेंगे। तो इस पूरी चर्चा को हमने 5 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, लेबर वेलफेयर की बुनियाद। दूसरा, ट्रेड यूनियनों की ताकत। तीसरा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स यानी औद्योगिक विवादों को कैसे सुलझाया जाता है। चौथा, छटनी या रिट्रेंचमेंट के नियम। और आखिरी, मिनिमम वेजेस और वर्कर्स की बेसिक सुरक्षा। सेक्शन 1, फाउंडेशंस ऑफ लेबर वेलफेयर यानी श्रम कल्याण की बुनियाद। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि हमें वर्कर्स को लीगल प्रोटेक्शन देने की जरूरत ही क्यों है। देखिए, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स या प्रॉफिट लॉस का मुद्दा नहीं है। ये सीधे तौर पर ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा से जुड़ा है और इसकी सबसे मजबूत बुनियाद मिलती है हमारे संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का बैलेंस देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ आर्टिकल 23 और 24 जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर को पूरी तरह बैन करते हैं, मतलब फिजिकल और मेंटल शोषण पर डायरेक्ट रोक। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 39 से लेकर 43 तक के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ये सरकार को एक दिशा देते हैं, एक तरह से प्रेरित करते हैं कि भाई आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, काम करने के इंसानी हालात और एक डिसेंट लिविंग वेज एंश्योर करनी है। सिर्फ जिंदा रहने लायक पैसा नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जिंदगी। इस पूरे वेलफेयर कॉन्सेप्ट के पीछे एक बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल सोच है, महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप थियरी। गांधी जी का मानना था कि जो एम्प्लॉयर या मालिक है वो इंडस्ट्री की दौलत का अकेला मालिक नहीं होता, वो सिर्फ एक ट्रस्टी या रखवाला है। उस दौलत का इस्तेमाल उसे सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि वर्कर्स के कल्याण के लिए भी बराबर रूप से करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि रियल वर्ल्ड में, खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सिर्फ एथिक्स या आदर्शवाद के भरोसे चीजें नहीं चलती, है ना। इसीलिए हमें पुलिसिंग थियरी की भी जरूरत पड़ती है, जहां सरकार एक सख्त पुलिस वाले की तरह डंडा लेकर खड़ी होती है ताकि कानून का पालन हर हाल में हो। यही आदर्शवाद और कानूनी सख्ती का मिक्स हमारे लेबर लॉज को उनका असली रूप देता है। सेक्शन 2, पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब इन संवैधानिक आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए वर्कर्स को एकजुट होना ही पड़ता है। इसीलिए ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 पिक्चर में आता है। एक अकेले वर्कर की आवाज मैनेजमेंट के सामने अक्सर दब जाती है। तो एक ट्रेड यूनियन को लीगल पावर आखिर मिलती कैसे है? सेक्शंस 3 से 9 में इसका एक बड़ा ही स्पेसिफिक 4 स्टेप का प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले कम से कम 7 मेंबर्स या टोटल वर्कफोर्स का 10% हिस्सा मिलकर अप्लाई करता है। फिर सरकार का अपॉइंट किया गया रजिस्ट्रार उनके रूल्स को स्ट्रिक्टली चेक करता है, पूरी स्क्रूटनी होती है, और जब सब कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है तब मिलता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये यूनियन को एक कॉर्पोरेट बॉडी का स्टेटस दे देता है। इसका मतलब है कि अब उस यूनियन की अपनी एक अलग लीगल पहचान है। वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है और अपने नाम से केस भी लड़ सकती है। एकदम गेम चेंजर। खैर, जब यूनियन बन गई और फंड्स आने लगे तो उन पैसों का क्या होगा? कानून ने इसके लिए बहुत क्लियर बाउंड्री बनाई है ताकि वर्कर्स के पैसे का मिसयूज ना हो। सेक्शन 15 कहता है कि एक जनरल फंड बनेगा। ये पैसा सिर्फ यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल केस लड़ने या वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ही यूज हो सकता है। सबसे जरूरी बात, इस फंड का 1 रुपया भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर यूनियन को पॉलिटिक्स करनी है तो उन्हें सेक्शन 16 के तहत एक बिल्कुल अलग पॉलिटिकल फंड बनाना होगा। और इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि इस पॉलिटिकल फंड में चंदा देना वर्कर्स के लिए पूरी तरह से वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक होता है। कोई उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये रूल वर्कर्स की मेहनत की कमाई को पॉलिटिकल एम्बिशन की भेंट चढ़ने से बचाता है। रजिस्टर्ड यूनियंस के पास एक और बहुत बड़ी ढाल होती है। सेक्शन 18 के तहत उन्हें सिविल लॉ सूट से इम्यूनिटी मिलती है।
इसको समझने के लिए 1976 का लैंडमार्क रोहतास इंडस्ट्रीज केस देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कर दिया था कि अगर कोई हड़ताल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और यूनियन के लीगल ऑब्जेक्टिव्स के लिए की जा रही है, तो एम्प्लॉयर उस हड़ताल से हुए प्रोडक्शन या आर्थिक नुकसान के लिए यूनियन पर हर्जाने का केस नहीं ठोक सकता। जरा सोचिए, अगर ये इम्यूनिटी ना होती तो करोड़ों के नुकसान और कोर्ट केस के डर से कोई भी वर्कर या यूनियन कभी अपने जायज हक के लिए आवाज ही नहीं उठा पाती। सेक्शन 3 नेविगेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच रिश्ते पूरी तरह बिगड़ जाते हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 लागू होता है। कानूनी तौर पर सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हर छोटी मोटी पर्सनल शिकायत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होती। अगर किसी एक वर्कर को अपनी सैलरी या प्रमोशन से प्रॉब्लम है तो उसे तब तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं मानेंगे जब तक कि पूरी यूनियन या बड़ा ग्रुप उसके सपोर्ट में ना आ जाए। लेकिन यहां एक बहुत ही बड़ा और क्रिटिकल एक्सेप्शन है, सेक्शन 2A। ये सेक्शन एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। अगर किसी अकेले वर्कर को नौकरी से निकाल दिया गया है, डिसमिस या रिट्रेंच कर दिया गया है, तो कानून उसे तुरंत अपने आप में एक पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लेता है। भले ही उसके पीछे कोई यूनियन खड़ी हो या ना हो, वो अकेला इंसान सीधे लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक अकेले और असहाय वर्कर के लिए कमाल का लीगल सपोर्ट सिस्टम है। जब विवाद बढ़ता है तो आमतौर पर दो ही आक्रामक कदम उठाए जाते हैं, स्ट्राइक यानी हड़ताल और लॉकआउट यानी तालाबंदी। हड़ताल वर्कर्स का हथियार है जहां वो काम रोक देते हैं, और लॉकआउट एम्प्लॉयर का एग्रेसिव मूव है जहां वो जानबूझकर फैक्ट्री के दरवाजे ही बंद कर देता है। लेकिन कानून ने इन दोनों पर बहुत सख्त पहरा रखा है। जैसे जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, सोचिए बिजली, पानी, हॉस्पिटल या रेलवेज, वहां स्ट्राइक पर जाने से पहले पूरे 14 दिन का लिखित नोटिस देना कंपलसरी है। ये 14 दिन का रूल इसीलिए है ताकि समाज की बेसिक सर्विसेज अचानक ठप ना पड़ जाएं और सरकार को मैटर सुलझाने का टाइम मिल सके। अगर इस प्रोसेस को फॉलो किए बिना स्ट्राइक या लॉकआउट हुआ तो वो तुरंत इल्लीगल मान लिया जाता है। सेक्शन 4 रूल्स ऑफ रिट्रेंचमेंट। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका डर हर वर्कर को सबसे ज्यादा होता है, नौकरी जाना। सेक्शन 2OO के तहत रिट्रेंचमेंट या छंटनी का मतलब है एम्प्लॉयर द्वारा वर्कर की सर्विस खत्म करना। पर ध्यान रहे, ये किसी इनडिसिप्लिन या अनुशासनहीनता की सजा नहीं होती। ये आमतौर पर कंपनी में काम ना होने या इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से होती है। अब अगर किसी वर्कर ने लगातार 1 साल तक अपनी सर्विस दी है तो उसको रातों रात ऐसे ही बाहर नहीं निकाला जा सकता। सेक्शन 25F एम्प्लॉयर पर 3 बहुत सख्त शर्तें लगाता है। पहला, वर्कर को पूरे 1 महीने का प्रायर रिटन नोटिस देना होगा जिसमें निकालने का रीजन बिल्कुल साफ साफ लिखा हो। दूसरा, वर्कर ने जितने साल काम किया है हर साल के बदले उसको 15 दिन की एवरेज सैलरी के हिसाब से भारी मुआवजा देना पड़ेगा। और तीसरा, इस पूरी प्रोसेस की जानकारी तुरंत गवर्नमेंट अथॉरिटी को देनी होगी। ये इतना सख्त नियम है कि अगर एम्प्लॉयर एक स्टेप भी मिस करता है ना तो पूरे की पूरी रिट्रेंचमेंट इल्लीगल बन जाती है और वर्कर को पुरानी सैलरी के साथ वापस नौकरी पर रखना पड़ सकता है। और हां, छटनी के इस दर्दनाक प्रोसेस में कोई भी बॉस अपनी पर्सनल दुश्मनी या मनमानी ना चला पाए, इसके लिए सेक्शन 25G में एक शानदार गोल्डन रूल बनाया गया है, लास्ट कम फर्स्ट गो, यानी जो सबसे आखिर में आया वो सबसे पहले जाएगा। सीधी सी बात है, जो सबसे जूनियर है छटनी के टाइम पर सबसे पहले उसको जाना पड़ेगा। सीनियरिटी का ये रूल वर्कर्स को फेवरेटिज्म से बचाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेक्शन 25H कहता है कि कल को अगर कंपनी की हालत सुधरती है और उन्हें नए लोग चाहिए तो उन्हें सबसे पहले अपने उन्हीं पुराने निकाले हुए वर्कर्स को नौकरी ऑफर करनी होगी। सेक्शन 5 मिनिमम वेजेस एंड प्रोटेक्शंस। अब हम अपनी डीप डाइव एनालिसिस के आखिरी पिलर पर आ गए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये सिर्फ एक मामूली टेक्निकल लेबर लॉ नहीं है, ये देश के लाखों वर्कर्स के लिए सम्मान के साथ जिंदा रहने की बेसिक गारंटी है ताकि कोई भुखमरी और मजबूरी का फायदा उठाकर उनका आर्थिक शोषण ना कर सके। लेकिन सरकार ये मिनिमम वेज आखिर तय कैसे करती है? कानून में इसके लिए 2 मेन तरीके हैं। पहला है कमिटी मेथड। इसमें सरकार स्पेशल कमिटीज बनाती है जो ग्राउंड जीरो पर जाकर महंगाई का असेसमेंट करती हैं और फिर साइंटिफिक तरीके से अपनी सिफारिशें देती हैं। दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड। इसमें सरकार सीधे अपने प्रपोज्ड रेट्स ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश कर देती है और फिर सभी लोगों को, चाहे वो एम्प्लॉयर्स हों या वर्कर्स हों, अपनी आपत्तियां या ठोस सुझाव देने के लिए पूरे 2 महीने का वक्त देती है।
और क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए हर 5 साल के भीतर इन तय रेट्स को रिव्यू और रिवाइज करना सरकार के लिए लीगली बाइंडिंग है। ये एक्ट सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये वर्किंग आवर्स को भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है ताकि अमानवीय शारीरिक शोषण ना हो। एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता, लगातार काम के बीच कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देना कंपलसरी है और हफ्ते में 1 दिन की पेड छुट्टी भी जरूरी है। और सबसे कमाल की बात, अगर कोई वर्कर इन तय घंटों से ज्यादा काम करता है या छुट्टी वाले दिन बुलाया जाता है, तो कानून सख्ती से कहता है कि उसको उस ओवरटाइम का पैसा उसके नॉर्मल रेट से डबल मिलना चाहिए। ये डबल रेट वाला रूल एम्प्लॉयर्स को बेवजह ओवरवर्क करवाने से रोकता है और वर्कर की एक्स्ट्रा मेहनत का सही दाम दिलाता है। अब देखिए, किताब में लिखे कानून कितने भी अच्छे क्यों न हों, उनकी असली ताकत उनके एनफोर्समेंट में होती है। इसके लिए सरकार इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करती है। इन इंस्पेक्टर्स के पास गजब की पावर होती है। वो कभी भी किसी फैक्ट्री में अचानक घुस सकते हैं, रजिस्टर चेक कर सकते हैं और मौके पर ही स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। अगर किसी को मिनिमम वेज से कम पैसा मिला है तो वो 6 महीने के अंदर क्लेम कर सकता है और पेनाल्टी के तौर पर 10 गुना तक पैसा वसूल सकता है। जो एम्प्लॉयर्स इन रूल्स को तोड़ते हैं, उन पर ना सिर्फ जुर्माना लगता है बल्कि 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। यही क्रिमिनल पेनाल्टी इस कानून को उसके असली दांत देती है। तो इस पूरे डिटेल एनालिसिस के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ है। कागजों पर इंडियन लेबर लॉज वर्कर्स की डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक बेहद शानदार और अचूक फ्रेमवर्क देते हैं। संविधान की गारंटी से लेकर यूनियन की लीगल पावर और छटनी के स्ट्रिक्ट रूल्स तक सब कुछ कितनी बारीकी और संवेदनशीलता से लिखा गया है। लेकिन इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या हमारा आज का तेज रफ्तार इंडस्ट्रियल सिस्टम सच में गांधी जी के उस ट्रस्टीशिप आइडियल को जमीन पर उतार पाया है? पेपर पर लिखे कानून और फैक्ट्री के फ्लोर पर होने वाले असल बर्ताव के बीच अभी भी एक गहरी खाई है और उस खाई को पाटने के लिए लगातार सुधार और ईमानदारी की सख्त जरूरत है। इस लंबी और गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।